हेलो गाइस, वेलकम टू जुडिशरी पॉइंट। मैं हूं आपकी एजुकेटर मंजरी सिंह। यहां आपको जुडिशरी एग्जाम्स और बाकी लॉ रिलेटेड एग्जाम्स की प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। साथ ही अगर आप अभी एलएलबी कर रहे हैं तो ये चैनल आपको उसमें भी मदद करेगा। और गाइस, आज का टॉपिक तो सबसे ज़्यादा एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम फ्रेशर होते हैं और हम एडमिशन एलएलबी में लेते हैं तो हमको बेयर एक्ट समझ में नहीं आती है। तो इसलिए आज हम डील करेंगे बेयर एक्ट कैसे पढ़ी जाए और उसके सेक्शंस कैसे याद किए जाएं। ये आज का वीडियो जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे पढ़ना तो उनको आ जाता है धीरे धीरे एलएलबी करने के बाद, लेकिन सेक्शंस याद करने में उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन एलएलबी के जो बच्चे हैं उनको समझ में ये नहीं आता है कि बेयर एक्ट पढ़ी कैसे जाती है, और वो पूरा एलएलबी करके पास आउट भी हो जाते हैं, लेकिन उनको बेयर एक्ट याद करना नहीं आता है, और जिसकी वजह से उनको इंटरेस्ट भी नहीं आता है। और अल्टीमेटली आपको पता क्या चलता है जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं कि आपके लिए बेयर एक्ट ही सब कुछ है। तो ये चीज़ तो सही बात है, आपके लिए बेयर एक्ट ही सब कुछ है। आपको अगर वो पढ़ना आ गया, वो याद करना आ गया, तो आपको उससे अलग खाली आपको शायद 10 या 20% ही पढ़ना है, लेकिन 80% आपकी बेयर एक्ट ही होती है जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस, बेयर एक्ट कैसे पढ़ी जाए, इसके लिए मैंने आज यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पीडीएफ ले रखा है। मैं आपको इसी के रेफरेंस में बताऊंगी। आप उसी तरीके से आप बाकी सब्जेक्ट्स की बेयर एक्ट भी पढ़ेंगे। तो इसमें मैं आपसे काफ़ी चीज़ों से डील करूंगी, जैसे आपको क्या पढ़ना होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो इंडेक्स है, ये जो है अरेंजमेंट ऑफ द सेक्शंस, आपको ये याद करना है कि कैसे सेक्शंस अरेंज होते हैं। तो इंडेक्स स्टोरी से मैं डील थोड़ा लास्ट में करूंगी, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा खिंच जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आपको पढ़ना क्या क्या है, व्हाट टू रीड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रीएम्बल होता है। यहाँ पर आप सेक्शंस, आपकी पहले तो इंडेक्सिंग होती है, या आप इसके बाद जब जाते हैं तो आपको फ्रंट पेज पे जो सबसे पहला मिलता है वो होता है यहाँ पर कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा है। उसी तरह से आप बाकी सब्जेक्ट के जो एक्ट्स देखेंगे उसका नाम लिखा होगा। फिर यहाँ पर लिखा होता है कि एक्ट नंबर फलाना ऑफ दिस ईयर। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये 1872 का एक्ट है, और ये 1872 में 9th नंबर का एक्ट था। मतलब इससे पहले और भी 8 एक्ट आए थे, तो इस वजह से ये 9 नंबर पड़ा हुआ है। फिर इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पे याद करने वाली है, वो होती है ये फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। ये सब में अलग अलग रहेगी। ये मतलब ये है यहाँ पर कि ये इस एक्ट का, ये एक्ट फोर्स में कब से आएगा। तो एनफोर्समेंट इसका यहाँ पर 1 सितंबर 1872 से हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जो सबसे पहली चीज़ ये है कि प्रीएम्बल इतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है, लेकिन आपको जानने के लिए आप पढ़ना ज़रूरी थोड़ा है कि यहाँ पर बोलता है डिफाइन एंड अमेंड, ठीक है। सब में यही लाइन होगी, बस आपको डिफाइन एंड अमेंड मिलेगा। डिफाइन एंड अमेंड मैक्सिमम सेक्शंस में है। आप एक एविडेंस में देखेंगे जहाँ पे आपको CDA मिलता है। CDA एक शॉर्ट फॉर्म है, मैंने बनाया है। तो ये कंसोलिडेट हो जाता है, D फॉर डिफाइन है और A फॉर अमेंड है। एविडेंस में आपको ये मिलेगा, और बाकी मैक्सिमम एक्ट्स में आपको D और A मिलेगा, यानी डिफाइन है अमेंड। तो आपको ये प्रीएम्बल एक बार रीड करना होता है। फिर आता है कि शॉर्ट टाइटल, ठीक है। इस एक्ट को हम कहेंगे क्या, किस नाम से जाना जाएगा, तो ऊपर भी लिखा रहता है और इसमें भी है। फिर उसके बाद होता है वही एक्सटेंट ऑफ कमेंसमेंट। मैंने आपको बताया कि इन्फोर्स में ये कब आ रहा है और ये कहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। फिर आता है इंटर सेविंग क्लॉज भी रहता है। सेविंग यहाँ पर दे रखी है जैसे कि इसमें, और बाकी कई एक्ट्स में होती है जो अलग से सेक्शन होता है, जैसे CRPC में अलग से सेक्शन 5 में दे रखा है। तो इसी तरीके से और होते हैं। सेकेंड जो होता है सेक्शन, ये लगभग सब में सेम होता है। यहाँ पर इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, कई एक्ट्स में डेफिनेशन क्लॉज होता है। डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन क्लॉज में आप ये देख सकते हैं कि डेफिनेशन में जो डेफिनेशंस दी होती हैं वो बहुत ही, उनका मीनिंग एग्जॉस्टिव होता है, यानी बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल है, उसके अलावा आप उसका और कोई रेफरेंस नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है उसमें क्या होता है कि इसका थोड़ा स्कोप वाइड हो जाता है। तो कई एक्ट्स में आपको सिर्फ इंटरप्रिटेशन मिलेगा, कई एक्ट्स में आपको सिर्फ डेफिनेशन मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो उसमें हमको 366 में
डेफिनेशन वाला देखने को मिलता है और 367 में हमको इंटरप्रिटेशन का देखने को मिलता है। मतलब दोनों है। 366 में ऐसे ही उन्होंने दे रखे हैं जिसमें आपको सिर्फ जो प्रोवाइड करी हुई है डेफिनेशन उसी के हिसाब से आपको उस वर्ड का मतलब समझना है, और 367 में इंटरप्रिटेशन है कि थोड़ा बहुत उस रेफरेंस में आप और बाहर जा सकते हैं। तो ये सेकंड वाला तो आपको बहुत पढ़ना होता है। अब इसमें क्या होता है, कभी कभार होता है कोई नंबर्स नहीं होते हैं, लाइक बिना नंबर के, जैसे एविडेंस में ना 1 2 3 4 लिखा हुआ है ना ABCD लिखा हुआ है। तो वहाँ पे एविडेंस में ईजी ये हो जाता है कि आपसे भले वो कोर्ट पूछे तो भी सेक्शन 2 में डिफाइन है, भले वो एविडेंस पूछे तो भी सेक्शन 2 में डिफाइन है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में जैसे यहाँ पर ABCD है, तो आपका अगर पूछा जाए कि प्रपोजल किस में है तो आपको पता होना चाहिए 2 के A में है। ठीक है। उसी तरीके से कई जगह 1 2 3 4 होता है, जैसे आपसे CPC में पूछा जाए कि 2 2 में क्या है, मतलब डिक्री किस में है, तो 2 2 में है। तो आपको क्लॉज भी उसका पता होना चाहिए, ये डिफरेंस आ जाता है। उसके अलावा ये मैं अभी अब और डिटेल में ना जाते हुए मैं एक चीज़ ये बताऊंगी कि कोई भी सेक्शंस हो तो उसके इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको इलस्ट्रेशंस कई बार पढ़ने हैं और अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ना सिर्फ प्री में बल्कि मेंस में। प्री में आपको एज इट इज इलस्ट्रेशन कॉपी पेस्ट मिलेगा, उसका आंसर इसमें आपके पास होगा। फिर मेंस में भी आपको इलस्ट्रेशन बेस्ड लिखा दिया जाता है और आपको उस इलस्ट्रेशन को एक्सप्लेन करते हुए सेक्शन की हेल्प लेते हुए पूरा का पूरा आपको आंसर अपना उसी में फ्रेम करना होता है। दूसरी चीज एक और जो आती है वो ये है कि आपको जब भी पढ़ना है प्री के क्वेश्चंस अगर आप लगा रहे हो, बेयर एक्ट आप रखे हैं, तो जैसे मान लीजिए ये वाला इलस्ट्रेशन है ए वाला, तो मान लीजिए ये किसी साल पूछा गया है प्री में, तो आपको यहीं पे क्या करना है, तुरंत उसी वक्त आपको प्री लिख लेना है। ठीक है, उसी वक्त आपको लिख लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए बार बार उठ के देखना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। इन द सेम वे जैसे ये सेक्शन 4 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्री में बहुत पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए इसको पूछते हैं। तो आपको यहाँ पे प्री लिख लेना है कि मतलब ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, इम्पॉर्टेंट है इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रेफरेंस में। ऐसे ही आपको पूरी बेयर एक्ट में करना होता है। आप इंडेक्स में भी जाके वहाँ पे भी प्री लिख सकते हैं और आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक और चीज़ जो आती है वो इसमें तो अभी मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो नहीं दिखेगी, लेकिन जैसे CPC है ना, जैसे आपको टाइम पीरियड दिया होता है, मान लीजिए आपको 2 मंथ्स दिया है या आपको 2 इयर्स दिया है, कुछ भी है, तो वो वाले सेक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके अंदर मतलब आप कहें कि हम अगर सेक्शन के अंदर हमें कितना पढ़ना है, तो याद रखिए जो टाइम पीरियड वाले सेक्शन होते हैं तो उसमें आपको वो टाइम पीरियड जरूर याद करना है, और जो लिखा होगा वही। अब यहाँ 2 मंथ्स लिखा है और अगर आपको सेकेंड ऑप्शन में 60 डेज दिया है, तो आपका आंसर, क्योंकि बेयर एक्ट में 2 मंथ्स है तो 2 मंथ्स ही होगा। आप उसको एज्यूम मत कर लीजिए कि 30 और 30 हो गया 60 डेज। ठीक है, ऐसे नहीं होता है, जो मेंशन है वही होगा। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना होता है पूरी तरीके बेयर एक्ट। और जब आप डिटेल में जैसे यहाँ पे आप सेक्शन में पढ़ रहे हैं, तो आपने जब पढ़ लिया तो आप वापस जाके जब रिवीजन करें अगले दिन, तो आप एक बार यहाँ सेक्शन से भी पढ़ें, प्लस आप एक बार जाके इंडेक्स में भी एक बार ज़रूर देखें। इससे आपको धीरे धीरे मेमोराइज हो जाएगा। अब यहाँ पर बात अगर हम करें कि मेमोराइज कैसे करना है, तो आप सब एक निमोनिक्स भी आप लोग जानते होंगे। निमोनिक्स होता है कि किसी भी बड़ी चीज़ों को और बहुत ही जब हार्ड थिंग्स होती हैं, हम उनको रिवाइज करने के लिए, उनको इजी करने के लिए हम कुछ नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं या हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी एक अपनी स्टोरी बना लेते हैं। स्टोरी बनाने से क्या होगा कि वो हमारे दिमाग में बैठ जाएगी, और अगर हम जब सेक्शन मेमोराइज करने बैठेंगे तो वहाँ पर अगर कोई सेक्शन पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा है, तो स्टोरी बहुत लंबी नहीं बनानी है, छोटी बनाई है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी स्कोप नहीं है कि आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, तो एटलीस्ट आपको स्टोरी पता रहेगी, तो थोड़ा सा टाइम हम लेंगे और हमको फिर याद हो जाएगा। तो ये तो जैसे कि हमने बात करा कि भाई पहला प्रिलिमिनरी है, तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे ये तो इजी है याद करना कि फर्स्ट हो गया जिसमें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट होता है, सेविंग है इसमें, कई एक्ट्स में अलग होती है। दूसरा इंटरप्रिटेशन, तो इसको याद करना इजी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब अगर हम चैप्टर 1 की बात करें, तो चैप्टर 1 में देखिए बात कर रहा है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल की। तो अब हम यहाँ से एक कहानी बनाना स्टार्ट करेंगे कि जिससे कि हमको ये बहुत इजी से याद हो जाए। प्रपोजल हम सब जानते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट का बेस है या जो स्टार्टिंग है वो प्रपोजल से ही होती है।
जब कोई भी प्रपोजल होगा आपके पास आएगा तभी आपके कॉन्ट्रैक्ट जाके फाइनल बनता है। फाइनल बीच में और स्टेजेस हैं। तो प्रपोजल का पहले कम्युनिकेशन होगा, फिर अगर वो प्रपोजल आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो जैसा कि ये तो एक लाइन डायग्राम हम समझ सकते हैं, हम डिटेल में जब पढ़ाई करेंगे इस बारे में तब हम डील करेंगे, लेकिन अभी एक हम ऊपर ऊपर के तौर पे आपको बता दें कि प्रपोजल पहले होता है, तो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बनता है। प्रॉमिस में अगर हम कंसिडरेशन ऐड कर देते हैं तो वो अग्रीमेंट बनता है, और एग्रीमेंट जब लॉ से एनफोर्सेबल हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। गाइस प्लीज पेन और पेंसिल लेके बैठिएगा, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ ओरली, तो आपको अपनी कन्वीनियंस के लिए वो चीज़ें आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे चैप्टर 1 में क्या बात करी, अब यहाँ पे स्टोरी बनाऊंगी जिससे कि आप याद कर सके। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें ये नहीं हो सकता है कि उसमें कोई सेंस निकल के आए, लेकिन फिर भी हमको याद करने के लिए, ये स्टोरी मैंने अपने याद करने के लिए बनाई थी, जो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे प्रपोजल है, तो प्रपोजल सबसे पहले हुआ कॉन्ट्रैक्ट में स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसका कम्युनिकेशन हुआ, उसका एक्सेप्टेंस होगा या फिर उसका रेवोकेशन भी हो सकता है। इन तीनों से डील करता है हमारा चैप्टर 1। उसके बाद चैप्टर 2 में कि फाइनली मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट आपका बन गया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो चैप्टर 2 में आ गया। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो भी चैप्टर 2 में है, और अगर मान लीजिए आपका एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है, वो भी आपका चैप्टर 2 में है। फिर उसके बाद चैप्टर 3 में आ जाता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका हमें रिजल्ट नहीं पता होता है, तो वो हो जाते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन हमको मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट्स तो पता है ना कैसे होते हैं, तो उनका परफॉर्मेंस कैसे होगा उससे डील करता है चैप्टर 4। अब वो चैप्टर 4 इसकी भी बात करेगा कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स परफॉर्म होने चाहिए, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मतलब कौन कॉन्ट्रैक्ट्स को परफॉर्म करेगा, परफॉर्मेंस का टाइम एंड प्लेस क्या होगा, उसके अलावा ये परफॉर्मेंस रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का क्या होगा, पेमेंट्स कैसे दिए जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से परफॉर्म नहीं किए जाएंगे। चैप्टर 5 डील करता है उन कॉन्ट्रैक्ट से, उन रिलेशन से जो कॉन्ट्रैक्ट जैसे लगते हैं बट वो कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं हैं, उनको हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं, तो वो चैप्टर 5 हो गए। अच्छा ठीक है, अब मान लीजिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे भी तो होते हैं जो ब्रीच हो जाते हैं, तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस से किस में डील करेंगे, चैप्टर 6 में डील करेंगे। अब ब्रीच तो हो गया है, तो हमने ये देखा कि ब्रीच होने के बाद, अभी ये चीज़ मैं स्किप कर रही हूँ, ये अभी मैं आपको बाद में समझाती हूँ। चैप्टर 6 में क्या होगा कि ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस थे, उसमें डील करा। अब अगर आप ब्रीच करेंगे तो उसके लिए हमको इंडेमनिटी और गारंटी का प्रोविजन चैप्टर 8 में दे रखा है, क्योंकि भाई कोई गारंटर भी होना ज़रूरी है। फिर हमने क्या पता लगाया, अच्छा गारंटर के नाम पे तो यहाँ बेलमेंट चल रहा है, हमने यहाँ पे क्या करें, गारंटी के नाम पे अपने गुड्स वगैरह बेल कर दिए हैं, तो वो चैप्टर 9 हो गया। फिर गारंटी तो पता ये चलता है कि एक ऐसी एजेंसी है जो गारंटी लेती है, तो ये चैप्टर 10 हो गया। अब आपको ये लगेगा ये बहुत लॉजिकल नहीं है, लेकिन याद करने के लिए कुछ भी लॉजिकल है। एक चैप्टर यहाँ पे जो मैंने स्किप किया है वो है चैप्टर 10 सेल्स ऑफ गुड्स। ये रिपील हो चुके हैं, 76 से 123 तक के जो सेक्शंस हैं वो रिपील हो चुके हैं, इन द सेम वे जो एजेंसी के बाद के जो सेक्शंस हैं, ठीक है, वो भी रिपील हो चुके हैं, वो पार्टनरशिप वाले हैं। तो टोटल सेक्शंस 238 है यहाँ पर। आपको ये भी याद करना है सबसे पहले पढ़ाई करने से पहले कि टोटल वेयर एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं वो याद करना है, दूसरा टोटल सेक्शंस कितने हैं। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि बीच में आपका सेल्स ऑफ गुड्स का जो चैप्टर 7 है वो गायब है, तो वहाँ पे आपको जोड़ना नहीं है, याद रखना है कि पहला पार्ट जो है जनरल वाला वो 75 तक है, और जो स्पेसिफिक वाला है वो 124 से स्टार्ट होता है और वो 238 तक जाता है, और 239 से 266 वाला भी पार्ट हमारा रिपील है। तो ये तो हो गया ऊपर ऊपर चैप्टर्स की कहानी। अब आप अगर कहें कि कैसे हम सेक्शंस याद करें कि किस चैप्टर में कितने सेक्शंस हैं, तो इसके लिए भी मेरे पास एक है तरीका। अगर आपको अप्रोप्रिएट लगे तो आप उसको फॉलो करिएगा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं शेयर कर दूं क्योंकि इस तरह की टेक्निक हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन एक आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे इस तरीके से आप अपनी भी कोई टेक्निक बना सकते हैं। तो जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि ये चैप्टर 1 हमारा थर्ड सेक्शन से स्टार्ट हो रहा है, तो एक तो 3 इंपॉर्टेंट है, आप 3 याद करिए कि 3 से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बनता है 9,
बस ये याद रखना है इसमें कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9, मतलब 3 से स्टार्ट हो रहा है और 9 तक जा रहा है। फिर चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10 से। चलो इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर भी 3 से किया, यहाँ पे भी 3 से किया। अब इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करा कितना आया, 30। ये कहाँ तक जा रहा है, 30 तक जा रहा है। फिर चैप्टर 3 की अगर आप बात करें तो चैप्टर 3 में आपको ऐसे याद करना है कि जो 3 होता है, ठीक है, 3 का डबल क्या होता है, 3 का डबल होता है 6। तो चैप्टर 3 में हमको 6 सेक्शंस दे रखे हैं, तो वो 31 से स्टार्ट हो रहा था, 36 तक गया, 6 सेक्शन हो गए। चैप्टर 4 में 37 से स्टार्ट हो रहा है। अब आपको फिर देखिएगा 3 का ही मैक्सिमम चीजें चल रही हैं। ऊपर हमने 2 चैप्टर्स में 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर थर्ड चैप्टर में हमने 3 का डबल करा कि 6 होता है, तो 6 सेक्शन है। फिर अब हम 37 में यहाँ पर 30 को प्लस करेंगे, तो 30 जब हम प्लस करते हैं तो कितना आंसर आता है, 67। तो ये जो चैप्टर है वो हमारा 67 तक जा रहा है। फिर उसके बाद जब हम अगले चैप्टर की बात करें तो चैप्टर 5 में कितने सेक्शंस हैं, 5 सेक्शंस हैं, तो यानी 68 से 72 तक हो गए। फिर चैप्टर अगर हम 6 की बात करें तो चैप्टर 6 में कितना होता है, 6 का आधा, 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है। फिर देखिए 3 पे आ गए हम। चैप्टर 6 में 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है, तो इसमें 3 सेक्शंस है, तो होगा 73, 74 एंड 75। ये चैप्टर हमारा रिपील्ड है। फिर हम चैप्टर 8 पे आएंगे। 8 में क्या है, 120, यहाँ से याद करिए आप, ठीक है, यहाँ से आपको याद करना पड़ेगा कि 76 से, क्योंकि 75 तक है वो तो आपने याद कर लिया, अब 123 तक रिपील है, ये याद करना पड़ेगा। और 124 से चैप्टर 8 स्टार्ट हो रहा है। 124 में जो लास्ट की 2 डिजिट है 24, इससे लेस देन 1 माइनस करें तो कितना आता है, 23, ठीक है। अब अगर आप 123 में 124 में 23 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 147। और ये सेक्शंस कहाँ तक जा रहे हैं, ये 147 तक जा रहे हैं। फिर हम बेलमेंट पे बात करते हैं। बेलमेंट में क्या है कि चैप्टर जो 9 है, 9 बराबर क्या होता है, 9 इक्वल होता है 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 148 से शुरू हो रहा है। तो 148 में अगर हम 3 इंटू हटा दें, 148 में अगर हम 33 ऐड कर दें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 181 आ जाएगा। कितना आएगा, 181, और आपका ये जो है 181 तक जा रहा है। फिर आपको पता है लास्ट चैप्टर एजेंसी है, तो 182 से 238 तक। अब ये पता होना चाहिए कि 238 सेक्शंस हैं, तभी ये आप कर पाएंगे। तो ये थोड़ा टेक्निकल आपको लगेगा कि पता नहीं कैसे याद रहेगा, लेकिन याद हो जाता है। अगर आप प्रैक्टिस में रिवाइज करते रहेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, इसमें कोई डिफिकल्टी आएगी नहीं। इसलिए कोशिश करिए ऐसे ही हर एक्ट की एक स्टोरी बनाइए। अब इसके बाद भी अगर आप चाहें तो आप जब पढ़ रहे हैं तो आप अंदर ही अंदर एक स्टोरी बना सकते हैं। अंदर स्टोरी बनाना इसलिए थोड़ा टफ हो जाता है ना, क्योंकि सारे सेक्शंस तो इम्पोर्टेंट होते नहीं है। तो हम लोग वहाँ पे स्टोरी बना पाते हैं जहाँ हमको लाइन से पढ़ना होता है, और जब लाइन से नहीं पढ़ना है तो वहाँ पर अगर हमने स्टोरी बना भी ली ना, तो कल को हो सकता है कि हमको दिक्कत हो जाए रिवाइज वापस करने में, कि मान लीजिए जो सेक्शन हमने बीच में याद नहीं किया था, छोड़ रखा था, वो हम गलती से उसकी जगह ऐड कर दें। तो इसलिए या कोशिश करिए ऊपर ऊपर तौर पे एक स्टोरी बनाइए, अंदर तभी बनाइए जब आपके लगातार आपको सेक्शंस पढ़ने हैं। तो गाइस मुझे लगता है कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि कैसे बैराक को पढ़ते हैं और कैसे सेक्शंस को याद करते हैं। अगर ये टेक्निक एलएलबी के बच्चे शुरू से अपनाएंगे तो उनको लास्ट तक वो एकदम मास्टर हो जाएंगे, और कंपटीशन वाले बच्चे भी, उनको पढ़ना तो आ चुका होता है बैराक कैसा है, लेकिन याद करने के लिए आप ये सब टैक्टिक्स अपना सकते हैं। वो भले बेकूफियत वाली हो या कुछ भी हो, लेकिन आपको पढ़ने के लिए, याद करने के लिए आपको कोई तो एफर्ट या कोई रास्ता आपको ढूंढना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि अक्सर कम ये आती रहती थी, या मुझे भी, मेरे साथ भी था कि कैसे सेक्शंस को याद किया जाए, प्रॉब्लम ये देखने को मिलती ही है। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरा देखें और लोगों को फॉरवर्ड करें, जिससे कि और लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके, गाइडेंस मिल सके। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें।